नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिसेंट एजुकेशन में। देखिए दोस्तों, हमारे द्वारा आज से एक नया बैच शुरू किया जा रहा है। इसका नाम है प्रवक्ता गणित मुख्य परीक्षा। प्रवक्ता गणित मुख्य परीक्षा की हम आपको यहाँ पर प्रिपरेशन कराने वाले हैं। जनरली जो आपका सिलेबस है यूकेपीएससी के द्वारा, वो मुख्य परीक्षा का दोस्तों इस तरह से है, जो कि अभी तक तो यही है। अगर इसमें आगे कोई चेंजेस होगा तो फिर वो देखा जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि आपका जो एग्जाम में मैथमेटिक्स है वो तो आने वाला है, क्योंकि उसके बिना तो डेफिनेटली एग्जाम कंडक्ट कराना पॉसिबल ही नहीं है। तो फिलहाल आप अपने सब्जेक्ट पर तैयारी करिए, फोकस रखिए। स्क्रीनिंग एग्जाम होने के बहुत कम चांसेस हैं। जैसे कि मेरे द्वारा लगातार संपर्क किया है यूकेपीएससी में, तो उनके द्वारा भी इसको लेकर देखा जाए तो नकारात्मक ही रवैया था स्क्रीनिंग को लेकर। तो अगर मान लेते हैं स्क्रीनिंग एग्जाम नहीं होता है, तो फिर आपको मुख्य परीक्षा के लिए ही तैयारी करनी पड़ेगी। और ये आपका सिलेबस है मुख्य परीक्षा का, आप एक बार देख लीजिए। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो आज की। आवेदित विषय है, इसमें आपकी लिखित परीक्षा होगी, जिसमें आपके प्रश्नों की संख्या 200 रहने वाली है। अधिकतम अंक 200 रहेंगे, समय रहेंगे 3 घंटे। अब यही दोस्तों सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहता है। 3 घंटे का मात्र आपको समय मिलेगा और 200 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग यही रहता है, क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा हैं और समय बहुत कम है। ठीक है, तो प्रश्न जब ज्यादा होते हैं, समय कम होता है, तो यहाँ पर स्पीड के संग संग एफिशिएंसी, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको इतनी स्पीड पर भी वर्क करना पड़ जाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी एक्यूरेसी तो हर जगह काम आती ही आती है, लेकिन यहाँ पर स्पीड पर भी वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट टाइम जब प्रवक्ता मुख्य परीक्षा का एग्जाम हुआ था, तो उसमें काफी सारे जो छात्र थे वो इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो काफी सारी जो पोस्ट थी वो रिक्त रह गई थी। इसका रीजन यही था, क्योंकि बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे है वो काफी लेंदी था, क्योंकि वे प्रश्नों को सॉल्व ही नहीं कर पाए, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो इससे क्या हुआ कि दिक्कत यही आई कि वे जब उसको मतलब कि आप उसको देखिए, इसमें ध्यान रखना है कि 45% अंक लाना अनिवार्य होता है। 90 अंक, यानी कि 200 में से आपको 90 अंक लाने हैं। तो अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो फिर आपको आगे कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो मेन एम यहाँ पर ये रहेगा दोस्तों, कि आपने देखिए यहाँ पर आपको मेन एम ये रहेगा कि आपको मिनिमम 90 अंक तो लाने ही लाने होंगे। ठीक है, तो प्रयास ये रहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस वहां पर सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा जो कॉन्सेप्ट क्लियर है वो होने चाहिए, और प्रश्नों की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। बहुत ज्यादा इसमें हाई फाई, बहुत हाई लेवल के प्रश्न नहीं आते हैं, नॉर्मल लेवल के आते हैं, इतना हमेशा ध्यान रखना है। और समय कम है, प्रश्न ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है कि प्रश्नों का लेवल सामान्य लेवल का ही होगा। प्रश्न अगर ज्यादा हाई लेवल के आएंगे तो फिर आपके लिए जो समय है वो फिर बढ़ाना पड़ेगा, वो तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन इसलिए आपको क्या करना है, मिनिमम जैसे हम कहते हैं ना मॉडरेट लेवल, उसी की आपसे तैयारी करनी है। थोड़ा आपको प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने सीखने पड़ेंगे। ठीक है, अभी शुरुआत में आप आराम से करिए क्वेश्चंस को, धीरे धीरे समझिए कॉन्सेप्ट को, फिर धीरे 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 करके आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करिएगा। मेरा आपसे यही यहाँ पर निवेदन रहेगा। स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं अपने समय की मैं बात बताऊं, हमारे टाइम पर भी कुछ इसी तरह का सिलेबस हुआ करता था। तो मैंने, जैसे मैं एग्जाम हॉल में घुसा हूं और मैंने अपनी पेन उठाई नहीं उसके बाद, मतलब मैंने एक बार हेड डाउन किया और उस समय का पूरी तरह से मैंने यूटिलाइज किया। एक क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन 1 मिनट, एक क्वेश्चन 1 मिनट, फटाफट फटाफट जितने हो सके। और अंत में मेरी जो, मतलब मैं कह सकता हूँ, जो मेरा सर उठा, बस लास्ट में सीधे खत्म ही हो गया था समय। ठीक है, तो ऐसे करके आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने बहुत प्रैक्टिस करी अपने टाइम पर भी, इस तरह से आपको देना है एग्जाम फटाफट फटाफट करके। तो वो थोड़ा सा पहले मुझे प्रैक्टिस वैसी नहीं थी, तो फिर अब आपको क्या करनी पड़ेगी, इस तरह की थोड़ा सा प्रैक्टिस यहाँ पर करनी पड़ेगी, ऐसी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, और डेफिनेटली आपका बहुत अच्छे से यहाँ पर एक क्लियर भी हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस और मेहनत करनी पड़ेगी एग्जाम के लिए। जैसे आपको आती है कोई चीज, तो थोड़ा सा उसको क्लिक के करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट मेथड भी अपनानी पड़ेंगी, अपनी तरह से शॉर्टकट इजाद करो। ऐसा नहीं कि मैं ही आपको हर समय शॉर्टकट बताऊं, थोड़ा अपनी तरफ से भी शॉर्ट मेथड्स को अप्लाई करना सीखो। कोई क्वेश्चन है, अगर वो 4 लाइन में होता है तो उसको 3 लाइन में सॉल्व करने का प्रयास करो। कैसे कम स्टेप में बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ऐसे करके प्रयास करो। तो इससे आपके डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा रहेगा। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं आपका सिलेबस क्या क्या है। तो ध्यान रखना है कि दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है। ओके, नेगेटिव मार्किंग आपकी 100% होगी। तो एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है, अगर गलत करोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपका गणित का सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। ये हिंदी में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए मैंने यहाँ पर रखा है।
हालांकि ध्यान रखिए कि मैं हिंदी में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा, लेकिन जो लैंग्वेज रहेगी वो डुअल रहेगी, यानी कि मैं दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा। टर्मिनोलॉजी मैं इंग्लिश में ही यूज करूंगा क्योंकि वही सबसे बेस्ट रहती है, ठीक है। तो आप भी कोशिश करें कि समझे उस चीज को, पहले थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है लेकिन बाद में अच्छा ही रहेगा, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कि आपका क्या क्या इसमें गणित का सिलेबस है। इसमें यूनिट 1 में आपका समुच्चय सिद्धांत, संबंध एवं फलन है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको इंग्लिश में बताता हूँ, इंग्लिश में क्या क्या है यहाँ पर, ये सिलेबस हमने रखा हुआ है। तो ध्यान रखना है कि दोस्तों आपके जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले आपका जो स्टार्टिंग चैप्टर होगा यूनिट 1 में, यूनिट 1 है तो यूनिट 1 में आपकी सेट थ्योरी आने वाली है। इस सेट थ्योरी को दोस्तों पूरा का पूरा पढ़ाएंगे आपको अच्छे तरीके से। इसमें सेट थ्योरी के साथ साथ ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी भी दोस्तों इसमें मिली हुई है। तो एक तरह से देखा जाए तो इसमें मॉडर्न अलजेब्रा भी आपको देखने को मिल जाएगी। अलजेब्रा के संग संग मॉडर्न अलजेब्रा इसमें पूरी रहेगी कवर, ठीक है। तो ये अच्छी खासी यूनिट है, इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं, इसको बहुत ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। फिर रिलेशन ऑफ फंक्शंस भी है। रिलेशन फंक्शन में भी आप देख सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो 12th लेवल का ही है, इसमें ज्यादा नहीं, इसमें थोड़ा ग्रेजुएट लेवल का आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है स्टार्टिंग में, हालांकि नाम इसका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, लेकिन खाली ये जो पहला टॉपिक है यही आपका मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी जैसे इसके अगर आप नीचे देखेंगे तो फिर आपका क्या आ जाता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जो हम जनरली कहाँ पढ़ते हैं, 12th लेवल पे पढ़ते हैं। तो पूरा का पूरा 12th लेवल का ये आपका सिलेबस है, और इसको हम आर डी शर्मा से आपको करवाएंगे। बहुत अच्छे लेवल की बुक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने वाला अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे तो, ठीक है। इसके बाद फिर लीनियर इनक्वालिटीज है। लीनियर इनक्वालिटीज भी बहुत आसान है, कोई इसमें समस्या नहीं है, ये आपकी जनरली 11th लेवल पे आती है, ठीक है। एल्जेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनक्वालिटीज, वन वेरिएबल और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बड़े आसानी से हो जाएगा, इससे अच्छे लेवल पे ही आपको करवाएंगे। तो ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, ठीक है। तो यूनिट 1 में आपके अभी इसमें 5 चैप्टर है दोस्तों। इसमें आपका फिर एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आता है, सीक्वेंस सीरीज भी आता है, 6 चैप्टर हैं। तो ये सब आपका सिलेबस दोस्तों यहाँ पर रहेगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसको हम जब अच्छे से करेंगे तो फिर हमारे आगे जाके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है वो भी हम बड़ी आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस एंड सीरीज के आप क्वेश्चन की एप्लीकेशन बहुत जगह पे लगती है, और इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान रखना है कि इसमें भर भर के क्वेश्चन आएंगे हर टॉपिक से, क्योंकि 200 क्वेश्चन आएंगे तो 200 क्वेश्चन में आप मान के चलिए कि यहाँ पर हर टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक पे ढिलाई नहीं बरतनी है, सभी टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। खासकर जैसे पहली यूनिट का जैसे अलजेब्रा है तो काफी इंपॉर्टेंट है, फिर यूनिट 2 है तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपका देखा जाए तो अलजेब्रा के पार्ट है। फिर यूनिट 3 आ जाता है, इसमें आपको 2 डायमेंशन ज्योमेट्री देखने को मिलेगी। 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में भी आपको ऑलमोस्ट सारा जो टॉपिक है वो सभी आपका यहाँ पर 12th लेवल का आपको देखने को मिल जाएगा, सभी आपका 12th लेवल का ही स्टैंडर्ड है इसका, ठीक है। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में भी बात करें तो यहाँ पर भी आपको 12th लेवल का ही जो स्टैंडर्ड है वो आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली इसमें जो कोर्स है आपका वो 70% तो आपका 12th लेवल का ही आपको दिखने वाला है, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज्यादा हाई लेवल का हो, बस 12th लेवल का होगा, लेकिन जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा वो काफी अच्छा होगा, और आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा आर डी शर्मा के क्वेश्चंस करवाएंगे अच्छे से, तो वहां से आपको अच्छा रहेगा। इसके बाद फिर ये वेक्टर एनालिसिस है। वेक्टर एनालिसिस है, लेकिन ये वेक्टर एनालिसिस ग्रेजुएट लेवल की ना होके ये वेक्टर एनालिसिस आपके वेक्टर 12th लेवल की है, ठीक है। तो ये भी आपका एक अच्छा चैप्टर है, इससे भी काफी अच्छे प्रश्न आपके निकलते हैं, ये भी आपको टोटल कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। आपको हो सकता है कि इनमें से काफी सारी चीजें आती भी हो, बस यही है कि यहाँ पर हमें रिवाइज करते रहना पड़ेगा। अब देखो मैं इतनी साल से मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ, मुझे भी लगातार रिवाइज करते रहना पड़ता है, तो ऐसा है कि आपको लगातार अपने आप को पढ़ते रहना पड़ता है, बने रहना पड़ता है, अदरवाइज आप भूल जाते हो फिर चीजों को, ठीक है। फिर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इससे आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी में काफी फायदा मिलेगा। और इसमें भी दोस्तों आपका एक यहाँ पर बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तो इसको दोस्तों हम यहाँ पर एक्स्ट्रा थोड़ा कवर करेंगे। जनरली जो हम ये जो पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये हम ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ते हैं, अगर हम स्टैटिस्टिक्स को चूज करते हैं, या फिर आपका एक मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स करके एक टॉपिक रहा होगा, उसमें भी शायद आपने कभी ये पढ़ा हो, अदरवाइज को स्टैटिस्टिक्स वाले बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर भी सभी चीजें हम आपको करवाएंगे बड़े बढ़िया तरीके से, ठीक है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स ये भी अच्छा है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट भी आपके 12th लेवल की है, ओके। हालांकि हमने इससे पहले तो काफी अच्छे इसको लेवल पे करवाया, लेकिन यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका यूनिट 5 है, जो कि कैलकुलस से संबंधित है। इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस हम पढ़ेंगे,
इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये कंपैरेटिवली सबसे लंबी यूनिट हो सकती है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आपके चैप्टर कवर होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम सबसे इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अगर जो कैलकुलस में अच्छा करेगा तो वो यहाँ पर ज्यादा स्कोर कर सकता है। ठीक है, बाकी इसका भी अगर आप लेवल देखें तो इसका भी जो लेवल है वो भी डिफरेंशियल कैलकुलस का, तो ये इंटर लेवल ही है। इंटीग्रल कैलकुलस का भी लेवल देखेंगे तो ये भी इंटर लेवल ही दिखेगा आपको, और डिफरेंशियल इक्वेशन में सम एक आध जो टॉपिक है वो आपको ग्रेजुएट लेवल के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ पार्ट हैं जैसे कि लैंग्रेज चार पिट मेथड है, ग्रेजुएट लेवल पे थोड़ा सा चला जाता है। ओके, कॉची प्रॉब्लम टू फर्स्ट ऑर्डर पीडी, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आप ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ते हो तो इसको तो हम पूरा ग्रेजुएट लेवल तक ही आपको कवर करवाएंगे, कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर लेक्चरर जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं उनको भी फायदा मिलेगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने यहाँ पर 200 प्लस क्लासेस आपके लिए ऑलरेडी रखी हुई है पीछे। ठीक है, बैकअप में आप रिकॉर्डिंग देखिएगा तो वहां पर हमने बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छी क्लासेस ली हैं। वो तो लाइव क्लासेस में आपकी मदद के लिए ले रहा हूँ कि मैं आपको समय समय पर और अच्छे से गाइड करता रहूँ। ठीक है, तो अगर किसी को लगता है कि पुरानी क्लासेस भी देखनी है तो आप बहुत अच्छे से भरपूर तरीके से यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं, आराम से सुबह शाम पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी आपको पूरा 12th लेवल ही देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ पर जैसे सिंप्लेक्स मेथड है, ठीक है, डुअलिटी इन एलपीपी है, डुअल सिंप्लेक्स मेथड है, ये सभी आपके ग्रेजुएट लेवल के टॉपिक हैं, इनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि जनरली आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, काफी कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन हमने यहाँ पर पूरा करवा भी रखा है। आपको रिकॉर्डिंग्स अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वहां पर आपको कैलकुलस ऑफ वेरिएशन बहुत अच्छे से मिल जाएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया इससे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन भी हम आपको करवाएंगे, ये तो पूरा का पूरा आपका ग्रेजुएट हाई लेवल का टॉपिक है, तो ये आपको करवाया जाएगा और हमने ऑलरेडी करवा भी रखा है, इसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल एनालिसिस ये तो आपका देखा जाए तो टोटली ग्रेजुएट लेवल पे टॉपिक है। कुछ पार्ट्स इसका अगर आईसीएससी में देखे तो कुछ लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं सीबीएसई में, तो ये आपका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल एनालिसिस ग्रेजुएट लेवल का टॉपिक है, ये भी आपको बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो शुरू होने वाला है पहली यूनिट से, जिसमें हम सेट थ्योरी के बारे में जानेंगे और कोशिश ये करेंगे कि इन जो क्लासेस हैं इनको टाइम टू टाइम कंप्लीट करवाया जाए और जितनी आपकी मदद हो सके उतनी करी जाए। ठीक है, बस आपको ये करना है कि जब भी कोई क्लास हम करवाते हैं उसके बाद जो क्लासेस हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स है उनको देखना है। ध्यान रहे जो भी क्लास की रिकॉर्डिंग्स होगी विद इन 24 आवर्स, तो अगर कभी रिकॉर्डिंग्स नहीं आ पाती है, कभी अभी तो जैसे आप देखोगे तो एक आध घंटे में आ जाएगी, तो कभी अगर मान लेते हैं रिकॉर्डिंग नहीं आती है, कभी 6 घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए, तो फिर कई लोग मुझे मैसेज करने लग जाते हैं, सर रिकॉर्डिंग्स नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, वो नहीं आ रही। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, 24 आवर्स का टाइम रहता है। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग्स आपकी अपलोड हो जाएंगी। पीडीएफ भी हमारी टाइम टू टाइम अपलोड होती रहेंगी। ठीक है, कभी कभार हो सकता है कि लेट हो जाए, लेकिन थोड़ा धैर्य रखेंगे तो सारी चीजें आपकी अपलोड आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलेगी, क्योंकि कई सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं, कभी कभार वो संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, बाकी जो हमारे पुराने बैच के छात्र हैं जुड़े हुए, उनको भी काफी सवाल पूछते वो कि जिन्होंने हमारा क्रीसेंट एजुकेशन की क्लासेस में बैच लिया हुआ है तो उनका क्या होगा। उनका कुछ नहीं होगा, उनका भी यहाँ पर चलता रहेगा। और क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है वहां पर भी हम लाइव क्लास लेंगे। वहां हम हो सकता है मे बी हफ्ते में 2 दिन क्लास ले, वहां पर हम स्पेसिफिकली डेडिकेटेडली पॉलिटेक्निक लेक्चरर का ही पढ़ाएंगे। अब यहाँ पर हम लेक्चरर मैथमेटिक्स का पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके हफ्ते में 4 से 5 दिन क्लासेस होंगी, वहां आपके हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होंगी। इस तरह से हमने यहाँ पर मॉड्यूल बना रखा है। बाकी आपको पीछे से यहाँ पर 200 प्लस क्लासेस का लाइव जो रिकॉर्डेड क्लासेस है उसका सपोर्ट रहेगा। तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन बढ़िया क्लासेस और पैकेज होने वाला है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट है, जो जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैंने करने का यहाँ पर प्रयास किया। ठीक है, तो वहां पर आप क्या रहेंगे, जो हमारे पॉलिटेक्निक लेक्चर वाले हैं तो उनको हम स्पेसिफिकली जो पॉलिटेक्निक लेक्चर के टॉपिक्स हैं वो वहां पर करवाएंगे, जो अलग अलग, क्योंकि मुझे वहां पर वो लग भी नहीं रहा था वर्थ इट, क्योंकि हम वही चीजें पढ़ा रहे थे पहले पहले, तो अब उसको हम पॉलिटेक्निक लेक्चरर पे ज्यादा शिफ्ट करेंगे। वहां पर आपको पॉलिटेक्निक लेक्चरर के जो कुछ टॉपिक्स जो छूटे हुए थे उनको वहां पर हम आपको कवर करवाएंगे। यहाँ पर आपको सारे के सारे लेक्चरर मैथमेटिक्स के जीआईसी लेक्चरर मैथमेटिक्स के टॉपिक्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हालांकि ये जो बैच है आपको लेक्चरर पॉलिटेक्निक में भी मदद करेगा, नो डाउट अबाउट दैट, एंड इसके अलावा एलटी मैथ्स में भी आपको ये 100% मदद करने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स है, चाहे आप कहीं से भी शुरू करो। अब हम आपको स्टार्टिंग से यहाँ पर अच्छे से चीजों को करवा रहे हैं। ठीक है,
तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेट थ्योरी के बारे में। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो चुका है, आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा सेट थ्योरी के बारे में। आज की जो क्लास है इसमें हम सबसे पहले थोड़ा जनरली जानेंगे भाई सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, सेट्स क्या है। ये जो पीडीएफ्स हैं आपकी सारी टाइम टू टाइम अपलोड हो जाएंगी, तो ध्यान रखना कि थोड़ा सा ऐसा नहीं कि भाई जल्दी जल्दी पीडीएफ दे दो, आप अपने हिसाब से भी नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो सेट क्या है दोस्तों? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जितने भी आपके वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं उनका ये दोस्तों आपका कलेक्शन है। पहली बात तो जो सेट्स है दोस्तों आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जैसे कि हम बात करते हैं प्लेयर, जो हमारे क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं, तो वो क्या है कि आप पूरी तरह से वेल डिफाइंड है। नेचुरल नंबर है पूरी तरह से वेल डिफाइंड है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर आपका वेल डिफाइंड है, ठीक है। ऐसे ही रियल नंबर हैं, ये सभी आपका क्या है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूंगा एनी 5 नेचुरल नंबर, तो वहां पर क्या है कि वो पूरी तरह से वेल डिफाइंड नहीं है, ओके। तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेट्स नहीं बोलेंगे, ठीक। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेट के, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं या फिर मेंबर बोलते हैं सेट्स का, ठीक है। और इनकी जो मेंबरशिप होती है इट इज डिफाइंड बाय द सर्टेन कंडीशन, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज वेल डिफाइंड। यानी कि उनकी मेंबरशिप एक कोई ना कोई सर्टेन कंडीशन से डिफाइंड होगी। ऐसा नहीं है कि उनकी जो मेंबरशिप है उसका कोई क्राइटेरिया ना हो कि उसके मेंबर क्यों है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई आप जहां पर आप मान के चलिए कि सब्जेक्टिविटी आ गई या आपकी चॉइस आ गई, तो वहां पर क्या है कि वो कभी भी वेल डिफाइंड नहीं रह जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको 5 बेस्ट फिल्म कौन सी है, तो 5 बेस्ट मूवी क्या हो सकता है, अलग अलग, क्योंकि वो सब्जेक्टिव है, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग सोच होती है। तो उस हिसाब से क्या है, फिर वो आपका सेट नहीं बनाता है, ठीक है। लेकिन अगर 5 बेस्ट हम कहें ऐसी फिल्में जिन्होंने हाईएस्ट कलेक्शन किया है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, तो वहां पर क्या होंगी, वो डिफाइंड होगी, वेल डिफाइंड, क्योंकि उसका जो हर मेंबर है वो एक सर्टेन क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, ठीक है। तो वो सबके लिए क्या है, एक है, यूनिवर्सल है, ठीक। सो द एलिमेंट ऑफ द सेट कैन बी एनीथिंग, जैसे कि मैंगो भी हो सकता है, पेन हो सकता है, सन है, मून है, रिवर है, नंबर है, कुछ भी हो सकता है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट द सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, और नंबर भी आप इसको सिंपली कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे द कलेक्शन ऑफ वर्बल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। वी नो दैट कि देयर आर 5 वर्बल्स, तो ए ई आई ओ यू, तो ये आपका पूरी तरह से डिफाइंड है, ठीक है। ऐसी द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राइम नेचुरल नंबर है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं दोस्तों, 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11। ये आपका पूरी तरह से दोस्तों आपका क्या है, वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट इन द इंडियन यूनियन, इंडियन यूनियन में आपके कितने स्टेट्स हैं उन सबका अगर हम कलेक्शन लेंगे, तो वो आपका क्या है, पूरी तरह से वेल डिफाइंड है, इसलिए ये आपका एक सेट है, ओके। द कलेक्शन ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन इज अ सेट, जितने भी हमारे इंडियन यूनियन में जो पास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं, अगर मैं उनका कलेक्शन लूंगा तो वो भी आपका क्या होगा, एक सेट होगा, ओके। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि आपके भाई चहेते 5 प्रेसिडेंट, उनके नाम बताओ, तो सबकी क्या होगी, चॉइस अलग अलग होगी, सबके अलग अलग नाम होंगे, तो वो पूरी तरह से वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो वहां पर आपने इस चीज को समझना है कि इसके बीच में यहाँ पर अंतर क्या है, ठीक है। ऐसे ही देखो, द कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर इन द वर्ल्ड हु वर आउट फॉर 99 रन इन द टेस्ट मैच इज अ सेट, ये भी आपका एक सेट बनाता है, क्योंकि पूरी तरह से वेल डिफाइंड है। इसी तरह से द सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस विद द सेंटर एट ओरिजिन, यानी कि एक ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस यूनिट है, यानी कि रेडियस उसकी 1 है, सेंटर उसका ओरिजिन पे लाई करता है, तो जितने भी उसके इंटीरियर पॉइंट्स होंगे, चाहे वो इन्फिनिटी हो, तो फिर वो भी क्या बनाएगा, एक सेट बनाएगा, ठीक है। अब ये देखो, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ सेट, क्योंकि गुड क्रिकेट प्लेयर का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि गुड प्लेयर इज अ वेज एंड इट इज नॉट वेल डिफाइंड। सिमिलरली कलेक्शन ऑफ गुड टीचर इन अ स्कूल इज नॉट अ सेट, एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल टीचर इज अ स्कूल इज अ सेट, ओके। जैसे आपके स्कूल है, आप किसी स्कूल में अगर पढ़ते हो पढ़ाते हो, तो वहां पर जितना भी टीचर्स है उनका अगर आप कलेक्शन देखेंगे, तो वो आपका क्या होगा, एक सेट होगा। लेकिन अगर उनसे से बोला जाए कि भैया बहुत बढ़िया जो टीचर है उनका कोई कलेक्शन कर लो, तो वो सेट नहीं है, क्योंकि इसका कोई पैरामीटर नहीं है, इसका कोई डिफाइंड पैरामीटर नहीं है। तो इस तरह से हम सेट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। जो भी सेट्स होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस तरह से हम करेंगे। जैसे नेचुरल नंबर का सेट है तो कैपिटल एन से दिखाएंगे, रियल नंबर का सेट है तो कैपिटल आर से दिखाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम दिखाने का तरीका रहता है, ठीक है। ऐसे ही इट सेट ऑफ इंटीजर्स को हम कैपिटल जेड से दिखाते हैं, ओके। ऐसे ही रैशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से दिखाते हैं, ओके। अब जो इसके अंदर के एलिमेंट्स होंगे उनको हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, ठीक है। तो जैसे नेचुरल नंबर के अंदर तो जनरली नंबर्स आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर
इनके अंदर कोई जो एलिमेंट्स अगर उसको हम अल्फाबेट से दिखाना चाहते हैं तो उसको स्मॉल एलिमेंट से दिखाएंगे, ठीक है। तो अगर जैसे मैं कहता हूँ नेचुरल नंबर 1 के यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है, तो 1 को मैं कैसे लिखूंगा, 1 इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। सॉरी मैं इसको काट दिया गलती से, 1 इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब -1 आपका नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता है, तो -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। सो -1 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ऐसे करके दिखाते हैं, ठीक है। ये बेसिक है, बड़ी आसानी से आप इसको समझ जाएंगे, ठीक। तो हम इस तरह से इसको दिखाते हैं, ओके। तो अगर कोई नंबर है वो बिलोंग करता है तो उसको हम 1 इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड इफ इट डज नॉट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर सेट तो हम इसमें यहाँ पर क्या लिखाते हैं, इस तरह से सिंबल से हम इसको शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद तो आप देख लीजिए कुछ यहाँ पर नोटेशन लिखे हुए हैं, जैसे फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर यहाँ पर है एन, जेड इज अ सेट फॉर ऑल इंटीजर, जितने भी इंटीजर्स हैं, ओके। जेड प्लस होता है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ओके। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होंगे, जैसे 1 2 3 4, ओके। अब जैसे जीरो है, तो जीरो आपका ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। जीरो में आपका कुछ वो ना ही पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है। इसके बाद Q इज अ सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, Q प्लस इज अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। सब जो नंबर्स इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, भाई रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, रियल नंबर किसको बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, हालांकि कॉम्प्लेक्स अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे। R for the set of all real number, R plus is a set of all positive real number, okay, and C is for the set of complex number, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला आता है दोस्तों डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स, यानी कि डिस्क्रिप्शन यानी कि किसी भी सेट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, किस तरह से हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। अभी जैसे हम जनरली दो तरीके से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एक होती है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी दोस्तों लिस्टिंग करेंगे, यानी कि उनको एक क्रम में रखेंगे एंड दे आर सेपरेटेड बाय द कॉमा, उनके बीच में कॉमा लगाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर क्या होंगे, 2 3 5 7 एंड देन इसके बाद 11, ठीक है। प्राइम नेचुरल नंबर समझते हो ना, प्राइम नेचुरल नंबर वो होते हैं या तो खुद से डिवाइड होते हैं या तो 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं प्राइम नेचुरल नंबर। तो अब आप देख रहे हैं ये आपका कौन सी मेथड है, ये आपकी रोस्टर मेथड है। रोस्टर मेथड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो एलिमेंट्स उनको लिस्ट कर रहे हैं और उनको सेपरेट कर रहे हैं बाय द कॉमा, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उसको शो करते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रोस्टर मेथड। अब ऐसे ही देखो द सेट ऑफ ऑल वोवल इंग्लिश अल्फाबेट, इस तरह से हम इसको दिखाते हैं। द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड होती है ना दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हम हर तरह के सेट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है कि कई सारे इनफाइनाइट सेट्स होते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे कि मान लेते हैं आपसे कोई बोलता है ऑल द नंबर बिटवीन ऑल द रियल नंबर बिटवीन 2 and 3, तो ऑल द नंबर बिटवीन 2 and 3 रियल नंबर को आप कैसे शो करोगे, क्या आप उसको किसी ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में 2 और 3 के बीच में जितने भी आपके रियल नंबर्स उसको कैसे शो करोगे, ठीक है। तो वहां पर ये जो रोस्टर मेथड है वो फ्लॉप हो जाती है, ठीक। तो इससे एक बेटर मेथड होती है जिसका नाम होता है सेट बिल्डअप मेथड, जिसका हम प्रयोग करते हैं, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे देखो जैसे ए इज अ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 11, इस तरह से हम इसको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, इसको हम बोलते हैं रोस्टर मेथड। अच्छा एक चीज और है इसमें, देखिए ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आर रिटर्न इन द सेट मेक नो डिफरेंस। लाइक अगर आप मान के चलो कि आप ए ई आई ओ यू है, तो इसको आप ई ए आई ओ यू इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये सेम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखिए यही सबसे बड़ा जो अंतर होता है एक सेट्स में और एक हम आगे जाके दोस्तों हम एक सीक्वेंस पढ़ेंगे, तो सीक्वेंस और सेट में यही डिफरेंट है। अभी देखिए कोई सेट है, सेट में दोस्तों आपका क्या है कि अगर कोई रिपीटेशन हो जाए, जैसे मान लेते हैं 2 2 है, 3 है, और मान लेते हैं इसको मैं लिखता हूँ 2 3, तो ये दोनों के दोनों आपके क्या है, सेम सेट है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। आप कभी भी रिपीटेशन इसमें लिखा नहीं जाएगा। लेकिन जब बात करेंगे सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस में मैटर करता है, सीक्वेंस में रिपीटेशन भी मैटर करता है और साथ ही साथ आपका सीक्वेंस में आपका मैटर करता है, साथ ही साथ ये जो नंबर का रिपीटेशन है ये भी मैटर करता है, ठीक है। वहां पर आपका ए ई आई ओ यू को अगर मैं ई ए आई ओ यू लिख दूं तो वहां पर वो मैटर करेगा, ठीक। तो सेट और सीक्वेंस में ये डिफरेंस है, उसको आप अच्छे से समझेंगे, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो दे विल डिनोट द सेम सेट, ओके।
ऐसे ही अगर आप मान लेते हैं 1 2 2, यहाँ पर आपका देखो दो बार रिपीट हो रहा है, तो सेम सेट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्या वो आवाज नहीं आ रही क्या? अंजलि को आवाज नहीं आ रही है? मेरे ख्याल में तो सभी को आ रही है आवाज। चलिए, अब इसके बाद बात करेंगे सेट बिल्डर मेथड की। सेट बिल्डर मेथड के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, ये ज्यादा बेटर मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर सेट को पूरी तरह से डिस्क्राइब करके लिखते हैं। यानी कि दोस्तों हम क्या करते हैं, कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि एक प्रॉपर्टीज है, उससे हम क्या करते हैं, जो इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम एक तरह से कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड। अब पी एक्स क्या है, वो एक तरह से ये बताएगा कि क्या उसका कैरेक्टर है, यानी कि उसको एक तरह से पूरी तरह से डिफाइन करेगा, या एक्स सच दैट इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम इस तरह से हम इसको दिखाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर मेथड कहते हैं। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड। ठीक है, यानी कि पी एक्स होगा, जो भी चीज होगी वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला कि आपसे बोला कि भैया 2 और 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर है, तो मैं देखिए कैसे दिखाऊंगा, इस सेट को मैं कैसे दिखाऊंगा, लेट, तो सेट को मैं ए से दिखाता हूँ। तो ए में मैं दिखाऊंगा एक्स सच दैट x is between 2 and 3, okay, and x is a element of real number। तो ये आपका क्या है दोस्तों, एक सेट है, और ये आपका एक सेट बिल्डर मेथड की मदद से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको हम इस तरह से दिखा रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, एक तरह से कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी है। तो x सच दैट ऐसे भी लिख सकते हैं, सो x की वैल्यू है 2 से लेके 3 के बीच में, और x आपका क्या है, रियल नंबर है। तो हम इस तरह से सेट बिल्डर मेथड से इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो आपके अभी हमने रोस्टर मेथड से रिप्रेजेंट करने वाले क्वेश्चन पढ़े, उनको भी हम सेट बिल्डर मेथड से हम इसको दिखा सकते हैं। जैसे कि आपसे कोई बोलेगा भाई बी एक सेट है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की हम जैसे बात करें, तो इसको आप डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सॉरी सच दैट एक्स इज फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स या प्राइम नेचुरल नंबर। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको तरीका दूसरा इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए, एक तरीका ये भी हो सकता है कि एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर। ठीक है, या एक्स इज द एलिमेंट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, एंड एक्स इज लेस देन 12। ठीक है, तो यानी कि जो 12 और 12 से नीचे जितने भी आपके प्राइम नंबर है, तो आप देख लीजिए भाई 12 के से नीचे के जो प्राइम नंबर है उस तरह से भी आप उसको शो कर सकते हैं। तो वो क्या क्या थे, वो थे आपके 2 3 5 7 11। तो ये भी आपका एक तरीका हो सकता है, वो बस उसको शो करने का तरीका होगा। तो सेट बिल्डर मेथड में हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आप इस तरह से इसको दिखाएंगे। इसके बाद देखिए, जैसे कि है ई इज अ सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, तो कैसे दिखाएंगे, देखिए ई बराबर है एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर सच दैट एक्स बराबर है 2n, वेयर n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि x हमेशा 2n की फॉर्म में होगा, और n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 6। जैसे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आएगा, फिर इसके बाद 2 रखेंगे तो 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, 10 आएगा। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ये e को हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये इसको यहाँ पर दिखाने का तरीका रहेगा। ऐसे ही फिर यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ n, एक्स बराबर है 2n। आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे देखिए, जैसे कि आपका ये सेट ये आपका रोस्टर मेथड में है। ठीक है, तो अगर ये रोस्टर मेथड में है तो आप इसको सेट बिल्डर मेथड में कैसे दिखाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पहले 8 नेचुरल नंबर है, तो आप दिखा सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 8, और या फिर आप एक्स इज लेस देन 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इक्वल्स मत लगाना। ठीक, ऐसे 0 1 4 9 16 है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका रोस्टर मेथड है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि x इज द एलिमेंट ऑफ z, यानी कि जितने भी इंटीजर्स हैं
और इंटीजर का आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो भैया 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे या -1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 3 और -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 16 आएगा। तो ये क्या है दोस्तों, ये एक शॉर्ट मेथड है और काफी सुटेबल और कन्वीनियंट भी है। ठीक है, तो इसका हम दोस्तों क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं प्रश्नों को सॉल्व करने में। तो कभी कभार ये जो मेथड है इनका आप अच्छे से प्रयोग करें। ओके, तो यहां पर तक किसी को कोई डाउट है क्या, और मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। टाइप ऑफ सेट्स कैसे कैसे टाइप के सेट्स होते हैं, देखिए सबसे पहला आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट्स का मतलब वो होता है कि जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं, या फिर इसको नल सॉइड या फिर वाइट सेट से हम कहते हैं। ठीक है, जनरली हम इसको कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं फाई से। ठीक है, अब फाई को अगर आप रोस्टर मेथड में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, यानी कि एक ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि कभी भी इस फाई को आप ऐसे ब्रैकेट में मत रख देना। अगर आप इसको ब्रैकेट में रख देते तो इसका मतलब ये है कि ये एक एलिमेंट है जो कि ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो कभी भी इसको आप क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर नहीं रखेंगे। ओके, इसके बाद कुछ देखिए इसके एग्जांपल, जैसे कि इसको हमने सेट बिल्डर से दिखाया, जैसे x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर और x का स्क्वायर है -2। तो कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर -2 के बराबर हो, यानी कि x की जो वैल्यू है √2 के बराबर है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कभी भी कोई रियल नंबर आ ही नहीं सकता। रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। इसका मतलब कोई भी जो एलिमेंट है वो इस सेट को सेटिस्फाई नहीं करने वाला है। ठीक है, हेंस यहाँ पर जो सेट होगा वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, x की वैल्यू है 5 से लेके 6 के बीच में। तो 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर लाई करता है, नहीं करता, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना है कि अगर कोई भी सेट है, अगर उसमें कम से कम एक एलिमेंट हो गया तो उसको हम नॉन एम्प्टी या फिर नॉन वाइड सेट बोलेंगे, अदरवाइज वो वाइड सेट या फिर एम्प्टी सेट कहलाएगा। इसके बाद आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का अर्थ यही है कि दोस्तों अगर कोई सेट है उसमें एक सिंगल एलिमेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। जैसे मैं बोलूंगा द सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर, तो इवन प्राइम नेचुरल नंबर दोस्तों आपका क्या होता है, एक ही होता है, 2। तो ये आपका क्या एक सिंगलटन सेट है, क्योंकि आपको पता है भाई 2 के अलावा कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो कि इवन हो और प्राइम भी हो। ठीक है, तो ये सिंगलटन सेट है। ऐसे देखो सेट 5 है, ये आपका एक सिंगलटन सेट है। ठीक है, सिमिलरली जैसे मैं कहता हूँ भाई x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ, मान लेते हैं नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर बराबर 4। ओके, तो ये भी आपका क्या है दोस्तों, आपका एक सिंगलटन सेट है। तो इसका एक ही नेचुरल नंबर है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो है 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, वहीं अगर इसमें दूसरी ओर x इज द एलिमेंट ऑफ z हो जाता, ठीक है, तो 2 भी होता और -2 भी होता, जो कि दोनों के दोनों इसको क्या कर रहे होते हैं, सेटिस्फाई कर रहे होते। 2 भी सेटिस्फाई करता, -2 भी सेटिस्फाई करता, तो फिर इस केस में सिंगलटन सेट नहीं रह जाता। ओके, तो ध्यान रखना है इस चीज को। इसके बाद अगला आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कि अगर कोई भी सेट है वो फाइनाइट सेट्स तभी होगा, यानी कि एक तो या तो वो एम्प्टी सेट हो जैसे कि वाइड सेट हो, या फिर उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लिस्ट कर सकते हैं बाय द नेचुरल नंबर। कहने का मतलब है कि हम उसको काउंट कर सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा है। ठीक है, ओके, और ये जो लिस्टिंग है ये किसी एक सर्टेन नेचुरल नंबर पे टर्मिनेट हो जाए। कहने का मतलब है कि किसी ना किसी नेचुरल नंबर पे टर्मिनेट हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। आगे जाके दोस्तों बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि हम काउंटेबल सेट का हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, तो वहां के लिए डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर मैं आपको जनरल लैंग्वेज में बोलूं तो एक सेट है वो फाइनाइट सेट कब कहलाएगा, जब वो आपका एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब यही है जब आप उसके एलिमेंट को लिस्ट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं बाय द नेचुरल नंबर, और ये जो प्रोसेस है वो किसी किसी सर्टेन नेचुरल नंबर पे एंड हो जाए। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि हम लिस्ट तो कर लेते हैं लेकिन किसी नेचुरल नंबर पे वो खत्म नहीं होते। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इवन नेचुरल नंबर है, जैसे ये 2 4 6 8 है। ठीक है,
अब ये इवन नेचुरल नंबर है, हम लिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि पहला एलिमेंट ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, लेकिन ये कभी आगे खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ये खत्म नहीं हो रहा है तो फिर ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन अगर ये कहीं आगे खत्म हो जाए, किसी नेचुरल नंबर पे खत्म हो जाए, चाहे वो 10 पे हो, चाहे 12 पे हो, चाहे 100 पे हो, चाहे 1000 पे हो, ठीक है, हम उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। जनरली हम आगे जाके इसको कार्डिनलिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट है काउंटेबल फाइनाइट, काउंटेबल इनफाइनाइट का जो कॉन्सेप्ट है, जाके आगे जाके हम रियल एनालिसिस में पढ़ते हैं। हालांकि आपका ये टॉपिक है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा उसका आइडिया पॉलिटेक्निक लेक्चर में भी। तो वहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक। तो फिलहाल आप इसको समझ लीजिए कि भाई फाइनाइट सेट क्या होते हैं, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। इसके बाद आता है कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट्स का मतलब वही है दोस्तों, जो ये n है ना, जो फाइनली n होगा, इसी को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट्स बोलते हैं। या बेसिकली इसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट से भी कह सकते हैं जनरल लैंग्वेज में, ठीक है। इसको हम कैसे दिखाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ऐसे करके हम इसको दिखाते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने होंगे, जो आपका n होगा, जितने भी होंगे, ठीक। तो हम इस तरह से इसको दिखाते हैं। तो बेसिकली अगर एक फाइनाइट सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका कार्डिनल नंबर दोस्तों बोला जाता है, ठीक है। एक फाइनाइट सेट की हम बात करें, ठीक। इसके बाद आता है इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या है, कि इनफाइनाइट सेट एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स को आप नेचुरल नंबर से लिस्ट नहीं कर सकते हैं, फॉर नेचुरल नंबर n। तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। बेसिकली आप इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन सेट्स को आप इवन लेवल भी अगर कर पाए, तो फिर उसको अंत में कोई एक ऐसा एन नहीं आप प्राप्त कर सकते कि जहां पर वो टर्मिनेट हो जाए। आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप कहें कि भैया एक ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, वही आपका इनफाइनाइट सेट कहलाता है। जैसे कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ जितने भी नंबर्स के सेट्स हैं, उनको आप समझ लीजिए वो सारे इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए, जैसे हम इसकी बात करते हैं कि भैया फाइनाइट सेट्स की, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो ये आपका क्या है, एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। इसकी कार्डिनलिटी आप आराम से एक एन आप प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। द सेट ऑफ सोल्जर्स इन इंडियन आर्मी, जितने भी होंगे भैया, चाहे 2000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, लेकिन फिक्स हो गए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट है कि बात गिन ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। द सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर, आपको पता ही एक होता है, ठीक। ऐसे ही देखो, ये आपके द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। अब द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, ये आपका क्या है दोस्तों, आपका इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और आप इसको ना लेवल कर सकते हो, ना ही आप इसको एक तरह से काउंट कर सकते हो। तो ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है, ओके। ऐसे ही द सेट ऑफ ऑल लाइन इन अ प्लेन, एक प्लेन है, उसमें कितनी लाइंस हो सकती हैं, है तो सेट वो, लेकिन आप उसको इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं। ऐसी एक्स इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और 0 से लेके 1 के बीच में कितने रियल नंबर हो सकते हैं, आप जानते हैं इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो ये आपका इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है, ठीक है। ध्यान रखना कि जो एम्प्टी सेट होता है वो आपका फाइनाइट सेट होता है, ओके। इसके बाद अगला आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का अर्थ ये है कि अगर आपकी दो सेट हैं, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, यानी कि उनकी कार्डिनलिटी अगर सेम है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी है, तो हम उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। जैसे मैं बोलता हूँ भाई ए बराबर, फॉर एग्जांपल के बोले 1 2 3, और मैंने मान लिया कि भाई बी है वो है ए बी सी, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दोनों सेट हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपके सेम है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। तो ये आपके इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। इक्वल सेट नहीं है, इक्विवेलेंट सेट है, ठीक। आपने ये अंतर समझना है, ओके। इसके बाद आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट का अर्थ ये है कि जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज अ मेंबर ऑफ ए, तो हम बोलेंगे इक्वल सेट, ओके। यानी कि उनकी कार्डिनलिटी भी सेम होगी, साथ ही साथ हर ए का मेंबर बी में होगा और हर बी का मेंबर ए में होगा, ठीक है। हम इसको इस तरह से दिखाते हैं। तो इसको दिखाया कैसे जाता है, देखिए मैथमेटिकल लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम कहेंगे कि अगर ए इज द एलिमेंट ऑफ ए है, ठीक है, तो यहां से ए क्या होना चाहिए, बी का एलिमेंट होना, यानी कि फॉर ऑल ए के सारे मेंबर बी में होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही फॉर ऑल अगर बी इज द एलिमेंट ऑफ बी है,
तो हम कहेंगे कि ये जो बी है वो क्या होना चाहिए, ए में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जितने भी बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए में होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं इस डेफिनेशन से देखूं कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो मैं कहता हूं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये इसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, यहां से मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। आगे जाके पढ़ेंगे कि दोनों कंडीशन फॉलो हो जाती है तो ए बराबर बी हो जाता है, कंडीशन ये कहती है। आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे सबसेट की डेफिनेशन को। तो ये हम ऐसे दिखाते हैं, यानी कि हर ए का हर एलिमेंट बी में बिलोंग करता है, बी का हर एलिमेंट ए में बिलोंग करता है, तो हम कहते हैं कि भाई ए बराबर क्या हो जाता है, बी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे ए बराबर है 1 2 5 6 एंड बी बराबर है 5 6 1 2, तो हम कहेंगे ए बराबर बी। दोनों की कार्डिनलिटी भी सेम है, ए का हर मेंबर बी में बिलोंग करता है और बी का हर मेंबर ए में बिलोंग करता है, तो दोनों के दोनों बराबर है। इक्वल सेट इक्विवेलेंट तो होंगे 100%, बट जरूरी नहीं है कि वो इक्विवेलेंट सेट हो, वो इक्वल हो। जैसे कि इस सेट को देखें, ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट सेट है बट ये इक्वल सेट नहीं है। अब आता है सबसेट का कॉन्सेप्ट। तो सबसेट का कॉन्सेप्ट जो अभी हमारा पीछे वाला हमने पढ़ा उसी से आता है। जैसे मान लेते हैं ए और बी आपके दो सेट है। अब यहाँ पर प्रोसेस क्या होगी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, देन इसको हम बोलेंगे सबसेट, यानी कि हम यहीं पर ही रुक जाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन द एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, इफ every element of A is the element of B, then A is known as a subset of B. So हम इसको कैसे लिखेंगे, for all A is the element of A, यानी कि A का हर एलिमेंट B में बिलोंग करता है, B में बिलोंग करता है, तो हम सिंपली बोलेंगे कि A is a subset of B। ये सबसेट की डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं कहता हूँ B बराबर है 1 2 3 4, ठीक है, और A में है 1 2, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ए का हर एलिमेंट बी में बिलोंग करता है, लेकिन उल्टी नहीं है प्रोसेस। बी का हर एलिमेंट ए में बिलोंग नहीं करता, 3 है वो बी में बिलोंग करता है लेकिन ए में बिलोंग नहीं करता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ओके, सो यहाँ पर ये डेफिनेशन को समझना है। ओके, तो यहाँ पर हर ए का एलिमेंट बी में बिलोंग करता है, तो इसलिए ये आपका क्या है, ये इसका सबसेट है। ध्यान रखना है कि हर एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए। अब जैसे मैं कहता हूँ भाई ए बराबर मैंने लिख दिया 1 2 5, अभी 1 2 5 है तो ये बी का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, ए का हर एलिमेंट बी में बिलोंग नहीं करता है, 5 का क्या करें, 5 ए का तो एलिमेंट है लेकिन 5 क्या है, बी का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है उसको अच्छे से समझना है कि हर एलिमेंट ए का वो बी में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, और वहीं दूसरी ओर अगर ये प्रोसेस उल्टी होगी कि हर एलिमेंट बी का वो ए में बिलोंग कर गया, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, एंड देन बाय द रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस ए इज अ सबसेट ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए बराबर बी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है तो बी को क्या बोलते हैं, सुपर सेट ऑफ ए बोलते हैं। जनरली हम इसको ऐसे दिखाते हैं, इसको जहां कोई बड़ा मुंह दिख रहा है ऐसे खुला हुआ, तो बी क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अब अगर ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे कि ये वाला कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर क्या है कि ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, ऐसे हम इसको दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक, जैसे मैं कहूंगा भाई नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का हर एलिमेंट रेशनल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, सिमिलरली नेचुरल नंबर का हर एलिमेंट इंटीजर के अंदर बिलोंग करता है, तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर। बट सबसेट में जो इंटीजर है इट इज नॉट द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसे ही जो इंटीजर है इस वो उसका हर एलिमेंट रेशनल नंबर के अंदर लाई करता है। ठीक है, रेशनल नंबर का हर एलिमेंट रियल नंबर के अंदर लाई करता है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। तो जैसे कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, इट इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, इट इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह से दोस्तों आप इस सबसेट को समझ सकते हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ z, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर इज आल्सो द सबसेट ऑफ रियल नंबर, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेल। ओके, तो ये जो चेन है चलती चली जाती है। इसके बाद अगला देखेंगे कि एवरी सेट ऑफ सबसेट इट्स इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि जो हर सेट है वो अपना सबसेट होता है। ठीक है, और जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। जैसे मैं कहता हूं ए है, तो ए का हर एलिमेंट ए में बिलोंग करता है, ऑब्वियसली बात है बाय द डेफिनेशन, तो ए क्या होगा, ए का सबसेट होगा। ठीक है,
एंड ऑब्वियसली बात है कि यहाँ से ये चीज भी इधर को उल्टी होगी तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए, तो दोनों को मिलाएंगे तो ए बराबर ए हो जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन पहले ए इज अ सबसेट ऑफ ए होता है, क्योंकि जो डेफिनेशन है कि फॉर ऑल ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, then it A also belongs to A. So by the definition we will say that A is a subset of A. इसको समझना है बारीकी को मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि भाई A is a subset of A, तो A is a subset of A एंड जो phi होता है, यानी कि जो एम्प्टी सेट की मैं बात करता हूं, इट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हर किसी का सबसेट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो ये ए है, यानी कि अपना जो ए का सबसेट होता है, यानी कि खुद, इसको हम इम्प्रॉपर सेट बोलते हैं। ये क्या होता है? इम्प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट, ठीक है। बाकी इसको छोड़ के जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर सेट, ओके। जैसे मान लेते हैं कि कोई सेट बी है, कोई सेट ए है, तो मैं कहूंगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और ए प्रॉपर कब कहलाएगा? कब होगा प्रॉपर? जब ए डज नॉट इक्वल टू बी, जब ए बी के बराबर नहीं होगा। अगर ए बी के बराबर नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर बोलेंगे, क्योंकि अगर ए बी के बराबर हो गया तो बी इज अ सबसेट ऑफ बी, सो इट इज अ इम्प्रॉपर सेट। ध्यान रखेंगे, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक। तो कोई भी सेट है वो अपना हमेशा सबसेट होता है, उसको हम इम्प्रॉपर सेट बोलते हैं। बाकी उसके अलावा जो भी इसके सबसेट्स निकलेंगे उसको हम प्रॉपर सबसेट्स बोलते हैं, ओके। अब x अगर किसी, या a कोई है, किसी b का प्रॉपर सबसेट है, तो 101% इसमें b में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा, जैसे कि x इज एलिमेंट ऑफ b, तो x a में नहीं होगा 101%। वही सिंपल सी बात है, ये तो होना ही होना है, क्योंकि अगर अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट बी में नहीं पाया जाता जो कि ए में ना हो, तो फिर तो इसका मतलब है कि ए बी के बराबर होगा, तो वो फिर उसका कभी प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता, वो उसका इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है, तो कम से कम एक ऐसा एलिमेंट बी में जरूर एग्जिस्ट करेगा कि वो ए में बिलोंग ना करता हो। जैसे मैं कहता हूँ भैया 1 2 3 ये बी है और ए है 1 2, तो आप क्लियर देख सकते हैं ये इसका क्या है? प्रॉपर सबसेट है। तो बी में एक ऐसा एलिमेंट है 3 जो कि ए में बिलोंग नहीं करता है, तभी जाके वो क्या कहलाएगा? उसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। छोटे छोटे एग्जांपल से समझ सकते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर दो सेट हैं वो इक्वल कब होंगे? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, वी विल से दैट ए बराबर बी, ओके। अब यहाँ पर आप देखिए कुछ एग्जांपल, जैसे 1 है, ये आपका 1 2 3 का सबसेट है, लेकिन जो 1 4 है, इट इज नॉट द सबसेट ऑफ 1 2 3 बिकॉज 4 इज नॉट बिलोंगिंग टू दिस सेट, ओके। अब बाकी मैंने आपको बता दिया, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ z, z इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, इट इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिए कुछ थ्योरम। सबसे पहला जो थ्योरम है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो मैंने आपको भी डेफिनेशन से बता दिया, हर सेट अपना क्या होता है? सबसेट होता है, इसको हम इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, जो फाई है वो हर किसी का सबसेट होता है, कोई भी ले लो, नेचुरल नंबर ले लो, चाहे रियल नंबर ले लो, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। वो हर सेट का सबसेट होता है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन अ फाइनाइट सेट containing n element is 2 की पावर n, this is very very important। ध्यान रखेंगे कि कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं, तो कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं अगर कोई भी सेट में n एलिमेंट है, तो उसके आपके 2 की पावर n एलिमेंट बन सकते हैं। इसका सिंपल सा वे है, इसको हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की मदद से करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि भाई एक सेट है, इसमें आपके कितने हैं? n एलिमेंट है, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे आप इसको, मैं आपको एक एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये है 1 2 3, ठीक है। आप इसके, ये एक सेट है ए, इसके आप मान लेते हैं सबसेट बनाना चाहते हो। सबसेट कैसे कैसे बनेंगे? एक तो मैंने पहले ही बोला, फाई हमेशा क्या होगा? एक सबसेट होगा। फिर आपने एक एलिमेंट लिया एक बारी में, तो क्या क्या हो सकता है? 1 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, एक एक करके, ठीक है। इसके अलावा दो दो का पेयर लोगे तो 1 2, फिर इसके बाद हो गया 2 3, इसके बाद हो गया 1 2 3,
1 2 1 3 मतलब, एंड देन इसके बाद 3 का पेयर, 3 का पेयर क्या हो गया 1 2 3, ये तो खुद ही यही हो गया। तो देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके टोटल मिला के ए के सबसेट हो गए। ठीक है, तो प्रोसेस आपने देखी, पहले आप क्या ले रहे हैं, आपके पास 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट में से आप एक भी एलिमेंट नहीं ले रहे, यानी कि 3C0। इसके बाद फिर आप क्या ले रहे हैं, एक एक एलिमेंट ले रहे हैं, यानी कि 3C1। फिर आप दो दो एलिमेंट ले रहे हैं, यानी कि 3C2, और फिर आप क्या ले रहे हैं, 3 का, यानी कि 3C3। ओके, तो अब आपके पास मान लेते हैं n एलिमेंट है, तो देखो कैसे बनाएंगे, जैसे n एलिमेंट है, 1 2 3 से लेकर n एलिमेंट है। ओके, तो आपको बनाना है, तो इसमें क्या क्या केस हो सकता है, पहले आप क्या लो, कोई ना लो, यानी कि कोई ना लो, इसलिए प्रोसेस है एक। तो बेसिकली इसको हम कैसे दिखाते हैं, इसको हम दिखाते, देखो मैं आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में दिखाएंगे, तो कैसे दिखाएंगे, इसको हम दिखाएंगे NC0 प्लस, अगला केस हो सकता है कि आप एक एक लो, एक एक का पेयर, तो कितने बनेंगे NC1, फिर इसमें आपने दो दो लेने हैं NC2, ठीक है, दो दो के पेयर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहा हूँ, ठीक है, फिर हो जाएगा NC3, लास्ट में हो जाता है NCN। ओके, इसको ध्यान से देखेंगे दोस्तों, बाइनोमियल थ्योरम है, तो ये होता है 1 + 1 की पावर n का फॉर्मूला, बेसिकली होता है 2 की पावर n। ठीक है, आगे जाके पढ़ेंगे बाइनोमियल में। तो ये होते हैं नंबर ऑफ वे, यानी कि इतने नंबर ऑफ आपके सबसेट्स बन सकते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पर आपने देखा भैया कितने एलिमेंट थे, 3 थे, तो 2 की पावर कितना हो गया 3, यानी कि 8 आपके क्या बनेंगे, सबसेट्स बनेंगे। ओके, तो ऐसे बनाने हैं। 8 में से 7 क्या है, 7 है प्रॉपर, एक है इम्प्रॉपर। एक इम्प्रॉपर कौन सा वाला है, ये खुद वाला, एक इम्प्रॉपर है, बाकी 7 क्या है, प्रॉपर है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है जो मैं भूल रहा हूँ यहाँ पर, जो प्रॉपर सेट्स होते हैं, लेकिन ध्यान रखना है, जो प्रॉपर सेट होता है, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इसको हम बोलते हैं नॉन ट्रिवियल। ठीक है, कभी कभार ये हो जाता है, कभी आपको ना आए समझ में, तो नॉन ट्रिवियल सेट्स। ठीक है, इम्प्रॉपर को क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट्स को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रिवियल। ठीक है, ट्रिवियल सबसेट्स, बाकी सबसेट अपना लिख लेना। ठीक, कभी कभार ये लैंग्वेज भी यूज की जाती है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए यहाँ तक तो मेरे हिसाब से क्लियर है। ठीक है, अब अगला आता है दोस्तों यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये है, यूनिवर्सल सेट का मतलब ये है दोस्तों कि जो सेट होता है कंटेन करता है ऑल सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। आपको जो भी गिवन कॉन्टेक्स्ट दिया होगा उसके दायरे में जो सभी सेट्स को कंटेन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं कहता हूँ कि भैया जैसे Z है, इंटीजर है, इसके अंदर मान लेते हैं हमने ले लिया भाई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को हमने ले लिया। ठीक है, जैसे चलो इसको ये कहते हैं, मैंने कह दिया, एक सेकेंड है, जैसे नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का क्या होता है कि भाई नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर की जगह पे हमने कहा कि भैया जैसे हमने ले लिया रियल नंबर है। ठीक है, तो रियल नंबर के अंदर अंदर क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर भी आ जाता है, ठीक है, रेशनल नंबर भी आ जाता है, ओके, एंड इंटीजर भी आ जाते हैं। ठीक, तो जो रियल नंबर है वो आपका इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट आपका यूनिवर्सल सेट की तरह पे काम कर रहा है, जो भी आपको दिया होगा। ठीक है, जो भी आपको सिचुएशन दी होगी। ठीक, तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को यहाँ पर समझना है। ऐसी जैसे हमारे पास एक स्कूल है, स्कूल में पढ़ने वाले जैसे मान लेते हैं पूरे छात्र हैं, उनको हमने क्या मान लिया, यूनिवर्सल सेट मान लिया। ठीक है, जितने भी आपके स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हैं। अब स्कूल के अंदर 12th में पढ़ने वाले छात्र, स्कूल के अंदर 11th में पढ़ने वाले छात्र, फिर 10th में पढ़ने वाले छात्र, साइंस वाले छात्र, कला वाले छात्र, ठीक है, वो आपके क्या हो जाएंगे, इसके सबसेट्स होंगे। लेकिन जो स्कूल में सारे पढ़ने वाले छात्र हैं, वो आपका क्या है, एक तरह से इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट यूनिवर्सल सेट बन जाता है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि जो गिवन कॉन्टेक्स्ट में सारे सेट्स को अपने अंदर कंटेन करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम 2 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ेंगे, तो द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन, ये आपका क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। जितने भी एक्स वाई प्लेन में आपके जितने भी एक्स वाई प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं, वो आपका यूनिवर्सल सेट है। अब 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में जैसे क्या होता है कि भाई हम ये देखेंगे कि भैया हमें डबलेट देखने हैं,
तो जितने भी डबलेट हैं 1 1 2 2 3 3 ये सब क्या आएंगे, इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और भी कई सारे हो सकते हैं, जैसे हमने देख लिया कि भैया हमने लॉगरिथमिक स्केल में देख लिया भाई, एक रख लिया x और दूसरा रख लिया log x। ठीक है, तो कभी कभी लॉग चार्ट हम जब बनाते हैं तो उसमें आता है वो काम, तो वो जो पॉइंट्स हैं वो भी क्या आएंगे, इसी के अंतर्गत आएंगे, तो वो क्या होंगे, ये इसके सबसेट्स कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर यहाँ पर क्या हो सकता है कि जैसे ये है a बराबर है 1 2 3, b बराबर है 2 4 5 6, c बराबर है 1 3 5 7, और ये आपके इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि इस सेट के अंदर आ रहे हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट है और ये सभी क्या है, इसके अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी आपको गिवन कॉन्टेक्स्ट में जो दिया होगा क्वेश्चन, उसमें वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, समझना है इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस चीज को समझना है कि इसका बीच का अंतर क्या है। ठीक है, अब अगला आता है पावर सेट। नाउ व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट का अर्थ क्या है, देखिए जितने भी एक सेट के सबसेट बन सकते हैं, उन सब का अगर मैं कलेक्शन ले लूं, तो वो जो सेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। ठीक है, तो लेट जैसे ए कोई आपका सेट है, द कलेक्शन और द फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय पीए। इसको हम कैसे दिखाते हैं, पीए से दोस्तों हम इसको दिखाते हैं। ठीक है, तो पीए को कैसे दिखाया जाएगा, पीए जनरली ये होगा एस एंड एस इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर मैं इसको किसमें दिखाऊं, सेट बिल्डर मेथड में दिखाऊं, यानी कि ए के जितने भी सबसेट बन सकते हैं उन सब का अगर कोई मैं सेट लूंगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अभी मैंने ए बराबर 1 2 3 था, इसके मैंने जितने भी सबसेट बनाए थे, जैसे 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 एंड 1 3, इनको दोस्तों अगर मैं एक ब्रैकेट में लिखूं, ये देखिए इस तरह से 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3, ये ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा। दिस इज नोन एज अ पावर सेट ऑफ ए। एंड पावर सेट ऑफ ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ऑब्वियसली कितने होंगे, 2 की पावर n होंगे। ठीक है, क्योंकि एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, अगर उसमें n एलिमेंट होंगे तो 2 की पावर n उसमें एलिमेंट हो सकते हैं, है ना। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर n होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है, तो इसके टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे, 8। यानी कि इसके पावर सेट ऑफ ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो उसको कैसे देखेंगे, एन ऑफ पावर ऑफ ए, तो उसमें 8 एलिमेंट होंगे, तो ध्यान रखना है। तो कभी आपसे बोला जाएगा भाई एन ऑफ पावर ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ ए जनरली कितना होता है, वो होता है, अगर ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एन है तो आप उसको सिंपली कह सकते हैं ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं, ये ठीक। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ ए इज जनरली दैट 2 की पावर एन ए, यानी कि जितने एलिमेंट होंगे ए में उसको आप 2 की पावर में लिख देंगे। ठीक, तो आपने इस तरह से इसको समझना है। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं ए आपका एक वाइड सेट है, अब वाइड सेट है, तो वाइड सेट का अगर आपको बताना है कि इसमें कितने पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो ये सिंगलटन सेट होता है। इसमें कितने एलिमेंट होते हैं आपके, एक एलिमेंट आ जाता है, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आपको पता है कि इसमें एलिमेंट कितने हैं, 0, तो आपको पता है कि भाई इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 यानी कि कितना बनेगा, 1। इसका मतलब ये है कि इसमें आपका एक एलिमेंट तो आ ही जाएगा। तो पावर ऑफ 5 को कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं ब्रैकेट से। ठीक है, लॉजिक समझ रहे हो। जैसे आपके कोई सेट है उसमें 2 एलिमेंट है, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर 2 यानी कि 4। ठीक है, जैसे ए में मान लेते हैं कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है, तो इसके पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, आप सिंपली क्या लिख देंगे, एनपीए लिखेंगे वैसे जनरली इसको, 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो अब देखिए जैसे मान लेते हैं कोई 5 सेट है, ठीक है, और 5 सेट है तो आपको पावर ऑफ 5 निकालना है। 5 में तो आपका 0 एलिमेंट होता है, तो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 0 यानी कि 1। एक एलिमेंट इसमें होगा, वो एक एलिमेंट को कैसे दिखाते हैं, ऐसे। मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप 5 को किसी पहली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो इसका मतलब है कि वो एक एलिमेंट बन गया। ठीक है, अब ऐसे ही आपको अगर मान लेते कोई बोलता है भाई पावर ऑफ 5 निकालो, तो पावर ऑफ 5 में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, अब भैया ये एक एलिमेंट हो गया, तो अगर आप इसको पावर ऑफ 5 निकालेंगे तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 1 हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि इसमें 2 एलिमेंट होंगे।
ऐसे आपसे कोई बोलेगा भाई पावर ऑफ 5 निकालो, तो अब आपको पता है इसमें 2 एलिमेंट होंगे, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर 2 यानी कि 4 एलिमेंट हो जाएंगे। तो ऐसे ही चलती चली जाती है चीज, ठीक है भाई। 5 पावर ऑफ 5 में एक एलिमेंट, पावर ऑफ 5 में 2 की पावर 1 एलिमेंट यानी कि 2 एलिमेंट, पावर ऑफ 5 में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 4 एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये इसकी ट्रिक, आपकी प्रोसेस इस तरह से चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इसको समझना है। तो इसको हमने कैसे दिखाना है, देखो दिखाने का तरीका क्या रहेगा, देखिए जैसे कैसे रहेगा, जैसे हमने सबसे पहले हमें निकालना है पावर ऑफ 5 निकालना है। तो पावर ऑफ 5 क्या हो जाएगा, देखिए आपको पता है कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे। तो सबसे पहले तो आपका क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा 5, ठीक है। फिर इसके ऊपर आपने क्या लगाया, देखिए अगर आप समझे तो जैसे आपके पास क्या था, पहले था 5, पहले तो इतने एलिमेंट, पहले सिंगल था, फिर आपने इसका पावर ऑफ 5 निकाला तो उसमें एलिमेंट होगा ऐसे, ठीक है। अब आप अगर इसका निकालते तो उसका क्या होना चाहिए, 5, ठीक है, और इसके ऊपर एक ब्रैकेट, ठीक है। मतलब इस तरह से आपका बनना चाहिए, ये ब्रैकेट करके, ये हो गया। मतलब कि एक होगा आपका एम्प्टी सेट, ये 5, और एक खुद आ जाएगा ये 2 एलिमेंट हो गए, समझ रहे, ये 2 एलिमेंट हो गए, 2 एलिमेंट हो गए। इसको हम कैसे दिखाएंगे, पावर ऑफ 5 से, ठीक है। अब इसके बाद इसका निकालना, तो पहले तो क्या हो जाएगा एम्प्टी, फिर इसके ऊपर ब्रैकेट, फिर इसके ऊपर भी ब्रैकेट, तो ऐसे 5 आ जाएगा, एंड देन उसके बाद ये पूरा, ठीक है। ये पूरे को हम कैसे दिखा सकते हैं, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं 5 5, ये ऐसे करके ये। तो ये आपका क्या आ गया, इसमें टोटल कितने एलिमेंट आ गए, 4 आ गए। तो दिखाने का तरीका समझ में, जैसे हम कोई सेट है, सेट में हम कैसे दिखाते हैं, सेट में हम कैसे दिखाते हैं भाई, सेट में अगर जैसे मान लेते हैं हमारे पास 1 एंड 2 है, तो क्या क्या बनेंगे, एक तो होगा 5, फिर इनके अंदर के एलिमेंट के ऊपर ब्रैकेट 1 2, और फिर ये पूरा, पूरा का मतलब हो गया 1 2, ऐसे तो बनते हैं ना 4 एलिमेंट। तो ऐसे ही बनाओ। तो जैसे अगर आपके पास जैसे पहले 5 है, तो 5 के ऊपर आपने पहले क्या बनाया, एक, तो पहले आपका ये आ गया, अभी ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब आपने इसके सबसेट बनाने, इसके सबसेट क्या क्या बनेंगे, एक तो 5 आएगा, फिर इसके ऊपर ब्रैकेट लग जाएगा ये, ठीक है। अभी 2 एलिमेंट हो गए एक तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, पहले तो आएगा 5 जो हमारा सबसेट बनता है, जैसे कि 1 2 का बनाया था, 1 और 2 का इमेजिन करो 1 है 2 है, ठीक है। फिर इसके ऊपर ब्रैकेट लगेगा 5, फिर इस 2 के ऊपर ब्रैकेट लगेगा 5, ये, एंड देन इसके बाद पूरा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 5, ये। तो ऐसे करके आपके 4 एलिमेंट हो गए। तो ये इसकी प्रोसेस होती है, तो ऐसे बनाना सीखो, ठीक है। तो चलो फिलहाल मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया भाई कैसे कैसे आपके टोटल नंबर ऑफ इसमें एलिमेंट को निकाला जाएगा, ठीक। चलिए, तो जैसे यहाँ पर देखो दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ 5 में कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट आपके होंगे। इस तरह से आप इसको निकालेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर दे रखा है भाई ए है, एक ब्रैकेट में बी है, तो आपको पावर ऑफ ए निकालना है। अगर आपसे कोई बोलेगा भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ ए, तो आपको पता है भाई कितने एलिमेंट है इसमें, 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 एलिमेंट आएंगे। अब 4 एलिमेंट कैसे कैसे आएंगे, देखिए सबसे पहले समझना है, सबसे पहला तो सबसेट क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। अब ये एलिमेंट है तो इसके ऊपर एक ब्रैकेट, फिर ये दूसरा एलिमेंट है, इसके ऊपर एक ब्रैकेट, तो डबल ब्रैकेट हो जाएगा ये, और फिर उसके बाद ये पूरा, तो पूरा क्या है आपका ए बी, ये, ठीक है। या फिर आप इसको चाहो तो ये है क्या, ये ए है, ये ए ऐसे भी लिख सकते हो, एंड देन ये क्या हो जाएगा, दिस इज द पावर ऑफ ए, दिस इज द पावर ऑफ ए, दिस इज द पावर ऑफ ए, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे हम इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो यहां तक आपको क्लियर हुआ, समझ में आया भाई टॉपिक आज का।
अच्छे से हुआ क्लियर आज का टॉपिक? चलो ठीक है, फिलहाल हम आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। फिलहाल आप इसको रिवाइज करिएगा, कल हम ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वेन डायग्राम वाला, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेन डायग्राम, उसके जो आगे के टॉपिक है उनको हम कल डिस्कस करेंगे। अभी जो क्लास है इसकी जो रिकॉर्डिंग्स है वो जल्दी अपलोड हो जाएगी, फिर आप उसको देखिएगा, फिर हम इस पर कुछ और आगे, कल से हमारी डायरेक्टली जो क्लास है वो टाइमली स्टार्ट हो जाएगी, फिर हम उसको 7 से 8, 8:30 तक हम उसको चलाएंगे, ठीक है? सबको गुड नाइट, मिलेंगे कल की क्लास में। ओके, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।